हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम प्यारे बच्चों क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जी हां गणित का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जी हां, ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं जैक बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जी हां, मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, जो पूछा गया सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आप लोगों को टोटल 40 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे जो आपके मोस्ट रिपीटेड सवाल है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिना लेट के हम लोग इन 40 सवाल को सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से इसको समझते हैं। जी हां, यहां से सवाल आप लोग को एग्जाम में जरूर कुछ देखने को मिलेगा, तो पूरे सवालों को अच्छे से जरूर देखिएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल देखते हैं ये जैक बोर्ड में क्या पूछा गया है। पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप एक को सही करना है ना। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 इज, है ना, 120 का क्या करना है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। तो जब भी मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकालने बोलेगा तो कुछ मत करना, जो भी आपका यहां पर नंबर दिया गया है उसको एकदम यहां पर आसानी से प्यार से लिख देना, और लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या करना? अभाज्य संख्याओं से तोड़ना। पहले 2 से तोड़ना, नहीं टूटेगा तो 3 से, नहीं टूटेगा तो 4 से, नहीं टूटेगा तो 5 से। इस तरीके से हम लोग को बढ़ते जाना है। तो देखो ये 2 से चला जा रहा है प्यारे विद्यार्थी जी, 60 दूनी 120। फिर देखो ये 2 से चला जा रहा है 30 दूनी 60। फिर मेरे प्यारे बच्चों 2 से चला जा रहा है 15 दूनी 30, और फिर चला जा रहा है यहां पर 3 पचे 15, है ना, 3 पचे 15। उसके बाद 5 कोई भी टेबल में अब नहीं जा रहा है। तो हमारे पास जो गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, कहां पर है बच्चों? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी पहला वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया बच्चों। बाकी यहां पर देखो 2 गुना 2 2 ही बार है, 3 2 बार है, तो ये तो होगा नहीं। बाकी मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 120 के जगह में 140 का भी पूछा जा सकता है, 156 का पूछा जा सकता है, 5005 का पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों? बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या पूछा गया है कि 2 गुना 2, है ना, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 का मान कितना होगा? बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है बच्चों, कुछ नहीं करना है, गुना करना है। 2 दूनी 4, है ना, क्या करोगे बच्चों? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना हो जाएगा बच्चों? 24 तिया होता है 72। तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं करने आता है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 को 3 से नहीं गुना करना आता है, नहीं आता है पहाड़ा, तो 24 को 3 से गुना कर दो इधर साइड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल भी क्लियर हो जाता है। कितने आसान सवाल आपके जैक बोर्ड में पूछा गया बच्चों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहां पर अगला सवाल देखो क्या बोला, 6 और 20 का एचसीएफ कितना होगा? जी हां, इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना बच्चों। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना? बोले सर बार बार आप कहते कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, इतने सवाल में सच में कुछ नहीं करना होता है ना। देखो क्या करना है, 6 और 20 को यहां पर आप लिख देना, उसके बाद 6 को तोड़ना, ठीक है। तो कैसे तोड़ोगे? 2 गुना 3 से, है ना, और 20 को तोड़ोगे तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4 पचे 20। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 20 का भी यहां पर गुणनखंड क्या हो गया? आ गया। अब यहां पर हम लोग को पेयर बनाना है। क्या करना है बच्चों? अब यहां पर आप लोगों को पेयर बनाना है ना, जो मिल जाता है उसको। देखो 2 और 2 मिल गया, ठीक है, बाकी और कुछ भी मिल रहा है नहीं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों? जो मिल गया वही हमारा एचसीएफ हो जाता है, जो मिल गया हमारा उसका क्या हो जाता है? एचसीएफ। तो 2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है जो पहले से टिक किए हुए हैं उसको आप इग्नोर करो, आप मेन चीज समझने का प्रयास करो, कॉन्सेप्ट सीखो। 6 के जगह में अगर 12 लिख दे तो क्या नहीं बना पाओगे? बिल्कुल बना सकते हो, है ना। एचसीएफ में क्या होता है? गुणनखंड को क्या करना है बच्चों? यहां पर आपको जो गुणनखंड आता है, भाज्य गुणनखंड जो आता है, उसमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। सिंपल, 2 कॉमन है तो 2 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल कहता है किसी पूर्णांक में m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप कितना होता है? ठीक है, तो इसका विषम संख्या का रूप कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि सम संख्या का रूप 2m के रूप में होता है। अब इसमें जो भी हम जोड़े, अगर 1 जोड़ दे विषम तो विषम हो जाएगा, अगर 2m में हम अगर 3 जोड़ दे तो विषम हो जाएगा।
2m में हम मेरे प्यारे बच्चों अगर 5 जोड़ दे तो ये विषम हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, विषम संख्या, है ना। डिपेंड इस बात का करता है कि लास्ट में कौन सा नंबर है। लास्ट में 1 3 5 विषम संख्या है तो ये पूरी संख्या हमारा विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर इसी तरीके से रहा 2m + 2 तो सम संख्या 2m के रूप में रहा, है ना, 2m + 4 के रूप में रहा तो भी आपका सम हो जाएगा, ठीक है। और 2m का भी रूप रहा तो भी आपका सम ही होगा, ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 जुटेगा और 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो 2m भी हमारा कैसी होगी, सम संख्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत 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 ही आसान सवाल है। देखो y है ना, px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्याङ्कों संख्या, हर बार सवाल में पूछा जाता है बच्चों, हर एग्जाम में पूछा जाता है ना। क्या करना है यहाँ पर, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, और x अक्ष y अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु को कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। बाकी देखो बच्चों, x वाले लाइन में देखो कितना बार कटा हुआ है, बोले सर ये वाला जो रस्सी इस तरीके से फेंका हुआ है x में 3 बार कटा हुआ है, 1 2 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 कितना आसान है, बोलो सर मजा आ रहा है, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल हमारा देखिए 5 नंबर क्या दिया गया यहां पर, 6 नंबर कि बहुपद, है ना, क्या कह रहा है बच्चों कि बहुपद x² - 3 के शून्यक कितना है। जब भी शून्यक निकालने बोलेगा तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेना, है ना, x² - 3, और शून्यक निकालने बोलेगा तो बराबर में लिख देना 0, ठीक है बच्चा। उसके बाद यहां पर x² लिख देना, ये 3 इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। ये स्क्वायर जो है बाबू उधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा अंडर रूट में 3, ये प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट जो होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो इसका आपका x का एक वैल्यू निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, x का एक वैल्यू निकल गया प्लस में अंडर रूट 3, और एक x का वैल्यू निकल गया माइनस में अंडर रूट 3। तो हमारे पास 2 आंसर हो गया, प्लस और माइनस में, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक में प्लस में अंडर रूट 3, एक में माइनस में अंडर रूट 3, खत्म। 2 इसके क्या हो गया, शून्यक निकल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे हमारा क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है, आपको निकालना है बच्चों द्विघात बहुपद, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या करना है इसमें, ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थी जी, क्या होता है, x², है ना, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, और बराबर में 0 होता है। ये आपका होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। फॉर्मूला सीट मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोगों तक अभी तक नहीं मिला है तो मिशन 2 के तरफ से, मिशन 2 प्लेटफॉर्म के तरफ से आप लोगों का ये फॉर्मूला सीट तैयार कर दिया गया है, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक पूरा का पूरा एकदम जितना भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा मैंने पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दिया है, ठीक है। आप जाकर के एप्लीकेशन में, है ना, झारखंड का अपना ऐप मिशन 2 वाले सर, क्या नाम है, मिशन 2 वाले सर, सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर, वहां पर मिल जाएगा, और उस पे आप लोग को डाउनलोड करके लॉग इन करके उसके बाद आप लोग को वहां पर मिलेगा फ्री नोट्स, या फिर आप लोग को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर आपको मिलेगा टाइम टेबल, वहीं पे आप लोग को फॉर्मूला सीट दे दिया गया बिल्कुल फ्री, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा आपको, है ना। चलो बच्चों, तो यहां पर हमने क्या बोला, देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। देखो शून्याकों का योग जो है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है, ये कितना दिया गया बच्चों, -3, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये 2 दिया गया है ना। अल्फा इंटू बीटा जो है -3 दिया गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है 2 दिया है, तो बैठा देंगे उस पर मान हम लोग, कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है बाबू। x² लिख दे, यहाँ लिख दियो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो यहाँ 3 है, तो ये माइनस में है, यहाँ पर माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। उधर x लगा दो बाबू, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 2 दिया है, 2 लिख देंगे, x² लिख दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x हो जाएगा, और प्लस में 2 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है whose sum of the zero और प्रोडक्ट जीरोस का दिया गया है, आपको क्या निकालना है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है, बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। ये देखो सवाल बच्चों, कई बार मैंने आप लोगों को लाइव क्लासेस के दौरान भी बताया इसको,
ठीक है। ये क्वेश्चन को हम जो कर रहे हैं बच्चों, ये जैक का आपके ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। और ये सीरीज मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है चल रहा है अभी, है ना। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 सालों तक, तो हमारी सारी यूट्यूब का प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहां पर सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का, सब का मिल जाएगा, ताकि आप 2026 में अच्छा से अच्छा नंबर ला सको। जो कि सवाल जो पूछे जाते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल आपके मैच किए जाते हैं, ठीक है, उसी सब सवाल से पूछा जाता है, तो सभी को करना बहुत ही अनिवार्य रूप है बच्चों। यहां पर देखते हैं क्या बोल रहा है कि ये जो दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों, ये वाला है ना, ये जो दिया गया है a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो बताओ सबसे पहले ये केस कौन सा है। बोले सर ये केस नंबर 3 है सर। क्या कहोगे सर, ये केस नंबर 3 है, और 3 नंबर केस में आपने बताया था सर कि इसके क्या होंगे, इसके हल जो होंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या होंगे, समान असंगत होगा, ठीक है, और इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। और इसमें और क्या बताया था बच्चों कि आलेख जो होगा वो समांतर होगा। तो 3 चीज हमने इस केस में बताया था। तो यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा कोई हल नहीं, है ना, ये कौन सा होगा, कोई हल नहीं। अच्छा, जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको ध्यान दो, ठीक है। जब मेरे प्यारे बच्चों a1 बटा a2 बराबर होता है ना, जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 से बराबर नहीं होता है, तब मेरे प्यारे बच्चों केस नंबर 1 में होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आलेख प्रतिच्छेदी होती है, याद रखिएगा, आलेख प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है, और क्या होगा बच्चों, तो संगत होगा, ये भी याद रखेंगे, और क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है, ये आपका इसमें होता है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों जब दूसरा केस होता है, जब तीनों बराबर होता है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये जब तीनों बराबर होता है प्यारे विद्यार्थी जी, तब आलेख जो होता है, ये प्रतिच्छेदी हुआ ना, अब यहाँ पर आलेख संपाती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें भी संगत होंगे, और इसके कितने हल होंगे बच्चों, अनेक हल निकलेगा। कितना हल, अनेक हल निकलेगा, ठीक है। और तीसरा केस मैंने जो बताया बच्चों, ये वाला तीसरा केस में हमने आपको क्या बताया कि जब मेरे प्यारे बच्चों a1 बटा a2, है ना, ठीक दिख रहे हैं ना, हाँ सर, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 में c1 बटा c2 बराबर अगर नहीं रहता है, तो आलेख जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, समांतर होता है ना, समांतर होता है, और ये संगत नहीं होता बच्चों, ये असंगत हो जाता है। ये कैसा होता है, असंगत हो जाता है, और इसके अनेक हल होते हैं, इसका कोई हल नहीं होता है। तो इस तरीके से तीनों केस को अगर याद रखते हैं, कोई नहीं, है ना, कोई हल नहीं, है ना, कोई हल नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रिवीजन भी हो गया होगा, याद भी आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखो, रैखिक समीकरण युग्म जो है 2x माइनस वाई बराबर 5 है, 3x प्लस 2y बराबर 4 है, तो हल कितना होगा। कितना आसान है बच्चों, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे विलोपन विधि से, है ना। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखना, 2x माइनस में y बराबर 5 दिया गया है, दूसरा समीकरण दिया है 3x और प्लस में 2y और बराबर में दिया गया है 4। हमें क्या करना होता है बच्चों कि इसमें चाहे x वाले पक्ष को बराबर कर दो, चाहे y वाले पक्ष को बराबर कर दो। बोले सर दोनों में कोई भी बराबर यहां पे हमें नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक को समीकरण 1 मान लेंगे, और समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए, है ना। अब देखो किसको बराबर करना चाहते हैं, बोले सर जो पहले से माइनस प्लस है उसको हम बराबर करेंगे। तो देखो ये 2 से ऊपर गुना हो जाएगा, तिरछा कैंची गुना हो जाएगा, और ये y के पहले कुछ नहीं है तो 1 से हमारा नीचे गुना हो जाएगा। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा बच्चों, और 2 को y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, और 2 को 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 3 1 का 3 हो जाएगा, प्लस में 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, और 4 1 का 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये प्लस और माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 4 3 7x हो जाएगा बच्चा, उसके बाद 7 और 10 14 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 बटा 7 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 निकल जाएगा, यानी कि x का मान 2 निकल गया। तो बोले सर x का मान 2, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कट गया, चाहे ये वाला ऑप्शन हो सकता है चाहे ये वाला। तो क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसका मान को बैठाएंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में किसका मान, x का मान रखने पर, ठीक है। अगर आपको छोटा दिख रहा होगा बच्चों तो फोन को ऐसे आप लोग क्या करना है ना, रोटेट मोड में ऑन करके आप लोग ऐसे फोन को देखना, ऐसे, ठीक है, तब अच्छा से दिखेगा।
रखने पर। तो प्यारे बच्चों समीकरण एक क्या है, 2x माइनस में y है और बराबर में 5 है, तो लिख देंगे 2 इंटू एक्स के जगह में 2 माइनस वाई और बराबर में 5 लिख देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा बाबू, माइनस वाई और बराबर में 5 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5, और ये 4 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1 बच जाएगा, और साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो वाई बराबर -1, वाई बराबर -1 कहां पर है बाबू, बोले सर ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, x का मान y का मान हम लोगों ने निकाल दिया, किस विधि से, विलोपन विधि से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है बच्चों कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है, जिसका हल होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को मैंने तीन केस बताया, जिसमें पहला केस में हमने क्या बोला कि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होता है। दूसरा केस में बताया a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 तीनों बराबर होता है। और दोनों केस में क्या होते हैं बच्चों, हल जो होते हैं संगत होते हैं। और संगत होते हैं मतलब कि जिसमें क्या होता है, हल निकलता है वही संगत, जिसका हल निकलता है वही संगत। बाकी तीसरा जो केस बताया बाबू, उसमें हल नहीं होता, वो असंगत होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर संगत हो जाएगा। कितना आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि समीकरण युग्म जो दिया है कितने हल होंगे, कितने हल निकालने के लिए, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, वही हम लोग क्या करेंगे, मान को बैठाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहां पर लिखेंगे a1 बटा a2, है ना, और दूसरा निकालेंगे b1 बटा b2, और तीसरा निकालेंगे c1 बटा c2। देखते हैं कौन कौन बराबर आता है। ठीक, देखो बच्चा a1 कितना है, तो बोले सर ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में ये a1 होता है, ये आपका b1 होता है, ये c1 होता है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, c1 होता है। समीकरण 2 में क्या होता है बच्चों, ये आपका a2 होता है, ये b2 होता है, और ये c2 होता है। कोई दिक्कत बाबू, बोले सर कोई दिक्कत नहीं सर। अब बाबू देखो a1 कितना है, 3 है, तो 3 लगा दो यहां पर। ठीक है, फिर a2 कितना है बाबू, 2 है, तो 2 लगा दो। ठीक है, फिर b1 कितना है, b1 जो है सर 2 है, तो 2 लगा देंगे। b2 कितना बाबू, -3, तो -3 लगा देंगे। बोले सर पहल के दूसर के नहीं मिला, मतलब कि सर जो आपने बोला सर, इसमें हम देखें तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ही नहीं मिला। देख लो बराबर है क्या, बोले सर नहीं है बराबर। जब नहीं है बच्चों तो ये केस नंबर 1 हो गया। और केस नंबर 1 में हमने आपको क्या बताया था, केस नंबर 1 में हमने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया कि इसके एक ही हल होंगे। कितने होंगे, अद्वितीय हल, यानी ऑप्शन नंबर 1, अद्वितीय हल मतलब एक हल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये देखो समीकरण निकाय जो है ये इस तरीके से दिया गया है, अद्वितीय हल होने के लिए k का मान लिखना है बच्चों। ठीक है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब कि कौन सा केस, केस नंबर 1, यानी कि बच्चों a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखे k के जगह में कि दोनों बराबर नहीं होगा, क्या नहीं लिखे। तो प्यारे बच्चों हाँ क्या लिखें कि यहां पर बराबर हो जाए। तो देखो अगर हम यहां पर a1 बैठा देते 2, a2 बैठा देते 2, तो इसमें काटेंगे तो 1 बटा 1 हो जाएगा। इधर बैठाओ, b1 कितना बच्चों 1 है, और b2 कितना है बाबू, k है, -k। तो हम k के जगह में हम क्या लिखें, k के जगह में हम क्या लिखें जो कि मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो k के जगह में हम अगर -1 बैठा देंगे तो बराबर हो जाएगा, -1 बैठा देंगे तो बराबर हो जाएगा। बाकी आप 1 बैठा दो, 2 बैठा दो, 2 बैठा दो, आपका बराबर नहीं होगा, -2 बैठा दो। लेकिन -1 बैठाएंगे तो बराबर है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मेरे प्यारे बच्चों हम इस k के जगह में माइनस का 1 बैठा दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बटा 1, और दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, k का मान ये होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा बच्चों, ये नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां पर गलत लिखा है, यहां पर ऑप्शन इसको इस तरीके से देना चाहिए, k इज नॉट इक्वल टू 0, 1। ठीक है, इस तरीके से देना चाहिए, तब ना कि ये मान नहीं होगा, बाकी कुछ भी लिख दो तब बराबर नहीं होगा, लेकिन ये लिख दोगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर होना चाहिए। खैर आंसर नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है तो इसके आलेख कैसे होंगे। असंगत मतलब तीसरा केस, असंगत हमने तीसरा केस बताया था बच्चों, जब a1 बटा a2, हमने क्या बोला था, जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 इज नॉट इक्वल। ठीक है, तब ये तीसरा केस। और इसमें क्या होता था बच्चों, आलेख जो होता था समांतर होता था।
जब दो आलेख इस तरीके से खींचे जाते हैं, पैरेलल खींचे जाते हैं बच्चों, तो ये दोनों आपस में रेखाएं कहीं नहीं मिलती, और नहीं मिलती तो हल नहीं होगा, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हमारा कहता है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों इसमें हम सॉल्व करेंगे और कह रहा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो इसका क्या करते हैं, इधर करते हैं हम लोग, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक के जगह में x और b के जगह में 2 और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या है बाबू 1 है, ठीक है, और वहां 2x प्लस 3 है उधर है, ठीक है, इधर देखो। तो अगर इसको करें तो x स्क्वायर माइनस में 2 2 दूनी 4x हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा बाबू, और 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 जोड़ दो, और इधर क्या आता है जी 2x माइनस 3। तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर सॉल्व करें, अगर x स्क्वायर माइनस में 4x और ये 2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में 5 और ये 3 इधर है प्लस माइनस में, इधर आके प्लस में 3 हो गया, बराबर में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर 4 2 6x और प्लस 5 3 8 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो x, हम द्विघात समीकरण तभी कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों जब कोई भी चर के पावर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। लेकिन हमें पूछा नहीं कौन है, ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ये है बच्चों, ये है आपका, ठीक है। इसमें देखो दूसरा नंबर बना के चेक करते हैं। देखो x को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर x को 1 से गुना करेंगे कितना है, x हो जाएगा, फिर इधर 8 लिख दो बाबू, ठीक है, बराबर में इसको गुना करो यहाँ पर, ठीक है, कितना हो जाएगा a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, बराबर में x स्क्वायर और माइनस में 4 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्यों? क्योंकि उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और कट जाएगा। अब देखो आपके पास क्या बचा बच्चों, यहाँ पर x और प्लस में 8 और ये माइनस में 4, इधर के प्लस में 8 हो गया, बराबर में 0 हो गया। तो x बराबर 12 हो गया, x प्लस 12 हो गया बराबर 0। तो हम बोलेंगे सर चर तो है यहाँ पर, लेकिन चर का अधिकतम घात 2 नहीं है, चर का अधिकतम घात 2 नहीं है। तो नहीं है तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। खत्म, खत्म, समझ में आई लो? हाँ सर आगे लो, आगे देख बउआ काद वाले का सवाल हुआ, इसका विविक्त तर्क पूछ रहा है बच्चों। कितना आसान सवाल बोला है कि द्विघात समीकरण का विविक्त कर निकाले। बोले सर ये तो बहुत आसान है, कैसे निकालोगे? इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना होता है, डी का मान निकालना होता है ना। किसका मान निकालना होता है? डी का मान निकालना होता है। और डी बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहां पर आपका ये a हो गया, ये आपका b हो गया और ये c होता है। प्यारे बच्चों जो x स्क्वायर के पहले होता है वो a होता है, जो x के पहले होता है वो b होता है, और जो अचर पद होता है जो कोई x और y से नहीं जुड़ा होता है वो c होता है। तो मान बैठाते हैं बाबू, d का मान देखते हैं कितना आता है। b का मान कितना है, -5, तो -5 का कर दो बाबू स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac। a का मान कितना बाबू 3 है, और c का मान कितना बाबू 2 है, तो 2 लिख देंगे। 5 25 हो जाएगा बउआ, कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और 4 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 25 में से 24 घटाई भी तक कितना बचतो? बोले सर 1 बचतो। तो 1 एकर आंसर हो जातो बाबुआ। कितना आंसर हो जातो? 1 एकर आंसर हो जातो। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। हाँ, और मैं बच्चों आप लोगों के लिए बता दूं कि अभी तक मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस जो चलती है क्रैश कोर्स पर चलता है, जो एप्लीकेशन पर सारा क्लासेस चलता है, और एक दिन में 3-3 क्लासेस होती है वहां पर। अगर मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग एडमिशन नहीं लिए हैं, आपको लगता है कि अभी हम और भी तैयारी करेंगे और बढ़िया से तैयारी करेंगे, तो आप क्रैश कोर्स में ले सकते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स में वो सारी चीजों को बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यहां पर देखो 16 नंबर सवाल क्या कहता है। 16 नंबर सवाल कहता है बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 2 बराबर मूल वास्तविक मूल होंगे। तो 2 बराबर मूल वास्तविक कब होते बच्चों? तो वास्तविक मूल कब होता है? जब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जब d का मान 0 होता है तो मूल जो होता है वो वास्तविक होता है। कैसा होता है बच्चों? मूल जो होता है वास्तविक होता है, और क्या होता है बच्चों? समान होता है। कब? जब d का मान 0 होता है, जब d का मान 0 होता है। और d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो देख लो कहां पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बोले सर ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ आप लोग को 2 और केस याद रख लेना। ठीक है, इसमें एक केस तो आप लोग समझ गए कि d का मान 0 होगा तो वास्तविक मूल होगा और समान होगा। और जब d का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या हो, बड़ा हो 0 से,
यानी धनात्मक में आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो मूल तो भैया वास्तविक होगा, है ना, मूल भैया वास्तविक होगा और असमान होगा। दोनों मूल जो निकलेंगे हमारे पास वो कितने निकलेंगे, असमान, अलग अलग निकलेगा। जैसे कि हम लोग दो मूल निकालते हैं ना, तो कभी 1/3 1/3 निकल जाता है, कभी 1/3 2/4 निकल जाता है, कुछ भी निकल जाता है, तो दोनों अलग अलग निकलेंगे। और एक और क्या होता है बच्चों, जब डी का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, यानी कि अगर माइनस में आ जाए, जब डी का मान माइनस में आ जाए तो मूल जो होगा बच्चों मूल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब हल ही नहीं निकलेगा इसका, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हमारा। कह रहा है मूलों की प्रकृति क्या होगी। अच्छा, अभी जो बताएं बच्चों बस इसी में हम लोग को काम करना है, बस डी का मान निकालेंगे इसमें और पता चल जाएगा कि वास्तविक होगा, समान होगा, वास्तविक होगा, अलग होगा। तो बस एक ही काम करना है, डी का मान निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहां लिखेंगे डी बराबर, है ना, क्या लिखेंगे, डी बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, याद है ना फॉर्मूला, बी कितना हो जाएगा बाबू, 5 है, तो -5 का स्क्वायर कर दो, इंटू 4 इंटू ए का मान कितना बाबू 2 है और सी का मान कितना है 3, सेम पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा। 5 से 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8 या 24 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो डी का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया, डी का मान जो आया हमारे पास कितना आया, 0 से बड़ा आया। और 0 से जब बड़ा आता है तो मूल क्या होते हैं, हम बोले थे ना 1 2 3 4 5 अगर आता है धनात्मक आता है तो मूल वास्तविक होता है और असमान होता है, अलग अलग निकलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, है ना, वास्तविक समान तो कब होता है, जब डी का मान 0 होता है, जब डी का मान 0 होता है। वास्तविक नहीं कब होता है, जब डी का मान 0 से छोटा होता है। खत्म, कहां कुछ है बाबू, कुछ नहीं है। आगे देखो बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान कब होता है, जब डी का मान 0 होता है ना। मूल समान कब होता है बच्चों, जब डी का मान 0 होता है। ठीक है, तो के का मान निकालने बोल रहा है, तो यहां लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। ठीक है, तो b कितना है बाबू, तो k, b की जगह में क्या है, x के पहले क्या है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 बराबर 0, है ना। ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान, तो k स्क्वायर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 4 दूनी 8 24 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो k को k ही रहने देंगे, है ना, और ये माइनस में 24 इधर आके प्लस में 24 हो जाएगा, है ना, k स्क्वायर बराबर 24। अब k बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 24 हो जाएगा। और 24 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो कितना हो जाएगा, 24 को अगर तोड़े तो 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, यानी कि इसमें 2 का पेयर निकल गया, तो 2 बाहर निकल जाएगा बच्चों, अंदर में क्या बच गया, 2 गुना 3 तो 6, तो 2 अंडर रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6, ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान है, कुछ है नहीं है, बस मूल समान था तो डी का मान 0 कर दिया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4 इसी बराबर 0, बैठा देना, मान निकल जाएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे हमारा कहता है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 के एक मूल 2 है तो के का मान कितना होगा। कितना आसान है भाई, कितना आसान है। देखो क्या कह रहा है बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस में 10 और बराबर में 0 दिया गया है। ठीक है, तो एक मूल -2 है, तो मतलब एक्स का मान आपको -2 बैठा करके चेक करना है। तो एक्स का मान -2 बैठाएंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स का मान कितना बाबू, x का मान सर -2 है तो -2 लगा देंगे, -10 बराबर 0। प्यारे बच्चों -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 को k से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा, माइनस में 10 और बराबर में 0। यहाँ पर 2k बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अच्छा 2k रहने दो, यहाँ अगर 2k रख दूं और यहाँ पर -10 और ये इधर +10, 4 आ जाएगा बराबर में 0, है ना, प्लस में तो प्लस में ही होगा। 2k बराबर कितना हो जाएगा, -6 बराबर 0, है ना, 10 में से 4 घटाओगे तो 6 ना बचेगा। हाँ सर, 2k बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ये 6 जो इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो गया, तो k बराबर कितना होगा बाबू, 6/2 हो जाएगा, तो 2 3 6 यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 कहाँ है बोले सर, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कितना आसान है ना, बहुत आसान है बच्चों। जब भी k का मान दिया रहेगा x का मान को जगह में उसको बैठा देना, सॉरी एक मूल दिया रहेगा, एक मूल। तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये देखो बच्चों बहुत आसान सवाल, द्विघात समीकरण दिया, मूल निकालना है ना। मूल निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान और केयरफुली देना होगा बच्चों, ध्यान, मन तन मन धन सारा चीज लगाकर काम करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिख रहा है बच्चों यहाँ पर 6x स्क्वायर, है ना, रेड पेन से बना दू, क्या है 6x स्क्वायर, हाँ इसमें फिर माइनस में x है बच्चों और माइनस में 2 और बराबर में 0, यही है ना।
हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। तो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12x², कितना हो जाएगा बच्चों, 12x² हो जाएगा। और 12x² को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे एक x आना चाहिए। तो बोले सर 12 को अगर हम 4x और 3x से तोड़ दे तो 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x बच जाएगा। बिल्कुल सर, तो यहां लिख देंगे 6x²। और यहां पे कैसे लिखे कि हमारे पास -x आ जाए, तो अगर हम प्लस में 4x, नहीं सॉरी, अगर हम माइनस में 4x और प्लस में 3x ले लेते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे करो, है ना, छोटा में से बड़ा को घटा दो, माइनस आ जाएगा। तो छोटा क्या है बच्चों, तो +3x और माइनस में 4x को हटा देंगे और माइनस में 2 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं सर। दो का पेयर बना दो बाबू, यहां क्या करो, दो का पेयर बना दो, दो का पेयर बना दो। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है बाबू, x है और क्या बचा, 3 भी बाहर है, तो 2 बच गया, यहां पर 1x बच गया, यहां पर 3x बाहर निकल गया तो 1 बचा, यहां पर माइनस। यहां पर देखो बच्चों 2 कॉमन निकाल देते हैं तो यहां पर क्या बचेगा, 2x, और ध्यान दीजिएगा माइनस कॉमन निकलता तो यहां प्लस हो जाता और 1 हो जाएगा। हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों ब्रैकेट वाला बराबर आना चाहिए वरना गलती हो जाएगा। ब्रैकेट वाला क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए वरना गलती हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा बच्चों 3x, है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा 3x और -2 को एक जगह लिख देंगे और 2x + 1 को हम एक जगह लिख देंगे, बराबर में हो जाएगा बच्चों 0। तो यहां पर देखेंगे 3x - 2, है ना, और बराबर में 0 लिख दो एक जगह, और जो मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 2x + 1 बराबर 0 को एक जगह लिख दो। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर, तो -2 इधर के +2, x बराबर कितना हो जाएगा 2, और ये 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर कितना हो जाएगा 2x, ये प्लस में 1 है, इधर आके माइनस में 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, यानी कि 2/3 -1/2। कहां पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे हमारा अगला सवाल कहता है कि सारवंतर निकाले। कितना आसान सवाल है ना, क्या कह रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी दिया गया है। कितना आसान है भाई, है ना। जब भी सारवंतर निकालने बोलेगा या कॉमन डिफरेंस निकालने बोलेगा बच्चों, तो हमको क्या करना, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना। तो हम डी निकालते हैं सारवंतर, है ना, सारवंतर लिखेंगे, सारवंतर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं बच्चों। इसको निकालते a2 में से a1 को घटा देते हैं। a2 कितना है, बोले सर 3, 3 में से 3 घटाओगे 0 बचेगा, तो सारवंतर कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। कितना आसान है ना, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते बच्चा पार्टी, नेक्स्ट सवाल पे कहता है कि यदि एपी का प्रथम पद 10 दिया गया है, सारवंतर 10 दिया गया, तो दूसरा पद कितना होगा। तो दूसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, यानी a2 का फॉर्मूला होता है a + 1d, है ना, 1 + 1d, a + 1d। a का मान कितना है बच्चों, ये आपका प्रथम पद यानी कि a दिया गया है, ये सारवंतर यानी कि d दिया गया है, a और d हमारे पास दिया गया है। तो a का मान कितना है बच्चों, a का मान 10 है और d का मान भी 10 है, तो हमारे पास 10 और 10 20 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चा, बहुत बढ़िया सर। आगे बढ़ते बच्चा पार्टी, नेक्स्ट सवाल पे हमारा अगला सवाल कहता है कि एक एपी में यदि a बराबर 7 दिया गया है और d बराबर 3 है, n बराबर 8 है, तो an का मान कितना होगा। ठीक है, an का मान यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, an का मान पूछ रहा है बच्चों, बड़ा आसान सा सवाल है। यहां पर a का मान, d का मान और n का मान दिया है। तो an का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। कितना आसान है बच्चों। a का मान कितना है, तो 7 है, तो 7 लिख देंगे। n का मान कितना दिया, 8, तो 8 लिख देंगे -1, और d का मान कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया, 3 लिख देंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर 7 का 7 लिख दो, प्लस 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 7 को 1 7 बचेगा, और यहाँ पर इंटू में 3 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा बच्चों 7 + 7 या 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर 28, बोले सर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करो बच्चों, सवाल बहुत आसान है, बस समझने पर है ना। और इसमें देखना मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें 40 जो सवाल हम करवाएंगे उसमें कितने आंसर आप कर पा रहे हो, क्योंकि यही है मेरे प्यारे बच्चों एक थोड़ा सा एनालिसिस करने का खुद को कि आप कितना पानी में हो। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालने बोला है। 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज, है ना। तो 3 का गुणज क्या क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9 हो जाएगा, प्रथम से स्टार्टिंग से, है ना। 9 12 हो जाएगा, 4 हो गया और 15 हो गया। तो अगर इसका योग पूछ रहा है
तो फॉर्मूला बैठा के बोलो या डायरेक्ट जोड़ दो। तो डायरेक्ट हम जोड़े बच्चों तो कितना हो जाएगा, 3 6 9 12, 12 और 15 को जोड़ो तो कितना हो जाता है जी, तो 5 2 7, 7 और 9 कितना 16, 16 दूनी 12, 22, 22 और 3 25, 25 के 5 हाथ बचा 2 और 1 1 2 और 2 4, 45 हो जाएगा बच्चों। कितना आंसर हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला कहता है बच्चों सभी वृत्त क्या होते हैं? तो सभी वृत्त मेरे प्यारे बच्चों, सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, याद रखिएगा। सभी वृत्त पूछे है ना आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, सभी वृत्त पूछे या फिर सभी वर्ग पूछे, ठीक है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों सभी समबाहु त्रिभुज पूछे, ठीक है, तीनों के तीनों क्या होते हैं? समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि आकृति में डीई और बीसी क्या है? पैरेलल है। कई बार बता चुके हैं हम इसमें सवाल को कि डीई और बीसी पैरेलल है। ये वाला और ये वाला क्या है बच्चों? पैरेलल है, ठीक है, ये वाला और ये वाला आपका क्या है बच्चों? पैरेलल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसी का मान निकालना है, इसका मान आपको निकालना है, बड़ा आसान है। जब मेरे प्यारे बच्चों प्रमेय 6.1, प्रमेय जो है 6.1 क्या कहता है? कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि यदि डीई और बीसी पैरेलल है, अगर डीई जो है ये पैरेलल है, डीई और बीसी का समांतर है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको अनुपातिक लिख सकते हैं, एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी। क्या लिख सकते हैं? एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, ये चीज हम लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी जी एडी का मान कितना है? 1 है तो 1 लिख देंगे, डीबी का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, बराबर में एई का मान कितना है? 1.5 तो 1.5 लिख देंगे, इसी का मान हमारा नहीं दिया गया तो इसी के जगह में इसी लिख देंगे। प्यारे बच्चों अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे यहाँ पर, तो इसी को 1 से गुना करेंगे तो इसी हो जाएगा, और 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 आंसर हो जाएगा, 3 आंसर, 3 सेंटीमीटर। कितना आसान है भाई। चलो आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर कहता है कि आकृति में एबीसी और क्यूआरपी जो है समरूप है ना, तो समरूपता कसौटी क्या होगा, है ना, दोनों क्या, दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों? समरूप है, तो किस तरीके से समरूपता कसौटी होगा? तो देखो 2 का डबल अगर मैं देखो बच्चों, AB का डबल 4 है, 2.5 का डबल 5 है और 3 का डबल 6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं कि AB बटा QR है ना, बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये क्या है? बराबर है, और ये बराबर है इस तरीके से, है ना, AB बटा QR, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बराबर है, तो हमारे यहाँ देखेंगे सभी साइड ही क्या है? अनुपातिक है, तो साइड समरूपता से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कितना हो जाएगा? साइड समरूपता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या बोला, ABC और DEF जो है, A और D क्या है? बराबर है। हम 2 त्रिभुज बनाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये ABC है ना, और यहां पर क्या है बच्चों? DEF। ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों क्या है? दिया गया है, जिसमें A D के बराबर है बच्चों, है ना, और B F के बराबर है बच्चों, है ना, B जो है F के बराबर है, DEF, B E के बराबर है, B जो है F के बराबर है बच्चों, और C जो है E के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से बराबर दिया गया है, तो हमें क्या करना है? इसमें देखना है कि कौन समरूपता है। तो सिंपल से हम लोग मिला लेंगे, A जो है D के बराबर है, सही है भाई, B जो है E के बराबर है, B जो है F के बराबर कह रहा है बच्चों, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें देखो B जो है D के बराबर, नहीं सर, इसमें देखो A जो है D के बराबर है, हाँ सर, A जो है D के बराबर है, ये देखा, B जो है F के बराबर है, हाँ सर, B जो है F के बराबर है, और C जो है E के बराबर, मतलब कि लाइन से आपका दिया होना चाहिए, तो उसी से समझ में आ जाता है बच्चों। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4,9 में अनुपात में है, ठीक है। तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? अगर 2 समरूप त्रिभुज का अनुपात दिया गया है 4 और 9, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा ना बच्चों, इसके वर्गों के बराबर होगा, है ना, वर्गों के बराबर। तो 4 का वर्ग करेंगे और इधर 9 का वर्ग कर देंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, और 9 का वर्ग करेंगे तो 81, यानी कि 16:81 इसका हो जाएगा राइट आंसर। 16:81 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। तो कहां पर है बच्चों? यहां पर देख सकते हैं 81 16, नहीं ये नहीं होगा, देखो जैसे दिया गया वैसे आंसर होगा, ठीक है, 16 और 81। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दिए जो है 13 सेंटीमीटर दिया गया है,
एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई कितनी होगी? समझ में आ रहा है बच्चा लोग? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बता सकते हैं। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो बच्चों इस सवाल को बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, है ना। जिसमें क्या कह रहा है? कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है। कर्ण मतलब जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ना। और भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है। कोई भी भुजा, चाहे ये वाला मान लो चाहे ये वाला मान लो, 12 सेंटीमीटर। तो शेष भुजा क्या होगा? तो जब समकोण त्रिभुज होता है मेरे प्यारे तो पाइथागोरस चचा को लगाते हैं, मतलब पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस चचा कहता है हमारा कि कर्ण का स्क्वायर है ना बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही कहता है। तो प्यारे बच्चों कर्ण कितना दिया गया है? 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब कितना दिया गया है? लंब चाहे आधार कोई भी मान लो 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। और आधार नहीं दिया गया तो आधार की जगह हम आधार लिख देंगे, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर मतलब कि 13 को 13 से गुना करो, 12 को 12 से गुना करो। अब बच्चों यहां पर हो जाएगा 169 और 144 प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, बराबर में यहां पर आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 4 गया तो 5 बचा बच्चों, और 16 में से 4 गया तो 2 बचा, यानी कि आधार के बराबर कितना हो गया? आधार स्क्वायर बराबर 25। ये 25 जो है बाबू इसको वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, ये हमारा आधार बच गया। तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी आधार बराबर 5 निकल गया। आधार बराबर कितना निकल गया? 5 निकल गया, यानी शेष भुजा जो निकल जाएगा बच्चों 5 निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल कहता है कि एबीसी में AB जो है दिया गया है। टाइम कितना हो गया? 40 मिनट, ठीक है। 10 मिनट का और खेला है, खेल लेंगे इसको भी हम लोग। क्या कह रहा है? AB जो है 6√3 दिया गया, AC जो है 12 सेंटीमीटर है और BC जो है 6 सेंटीमीटर है, तो B कोण कितना होगा? देखो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम मान लेंगे कि एक समकोण त्रिभुज है ना। हम क्या मान लेंगे बच्चों? ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज हम मान लेंगे, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं? बी कोण यहां पर पूछ रहा हम, बी कोण को यहां लेते हैं। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। बच्चों ए बी जो है ये 6√3 है। कितना है? 6√3। और ए सी कितना है बाबू? तो 12 है, तो 12 लिख देंगे। बी सी कितना बाबू? 6, तो 6 लिख देंगे। अब ये देखेंगे हम कि पाइथागोरस त्रिक यहां पर काम कर रहा है कि नहीं। अगर पाइथागोरस त्रिक यहां काम करेगा तो हम समझेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी बी कोण 90 डिग्री है, हम ऐसा मानेंगे, ठीक है। और नहीं काम करेगा तो बोलेंगे नहीं है। तो चलो चेक करते हैं बच्चों। इसका क्या करेंगे? सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर और शेष 2 भुजा है बच्चों उसका वर्ग का योग करेंगे। क्या करेंगे? उसका वर्ग का योग करेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 बराबर 6 छक 36 दिया, कितना होता है बाबू? 105। 18 का 8 हाथ 1 3 3 9 1 10 108, कितना हो जाएगा? 108 और प्लस हो जाएगा 6 छक 36। प्यारे बच्चों देखेंगे हम दोनों साइड इक्वल आता है क्या? दोनों को जोड़ो तो 144 आ जाएगा, यानी दोनों साइड इक्वल आ गया। मतलब कि क्या हुआ बच्चों कि ये पाइथागोरस त्रिक काम कर रहा है। और ये पाइथागोरस त्रिक उसी में काम करता है, पाइथागोरस उसी में काम करता है जिसमें क्या हो? समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज है यानी कि ये 90 डिग्री होगा, यानी कोण 90 जो है, कोण बी जो है 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है ना। चाप होती है, चापकर्ण होती है, व्यास होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज, है ना, आर्क होता है बच्चों, या कोड होता है, या डायमीटर हो, या नन ऑफ दीज होता है। प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये क्या है? इस तरीके से सर्कल है ना। और सर्कल में बहुत सारी इस तरीके से जीवाएं होती है, बहुत सारी जीवाएं होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे लंबी जीवा कौन होगा, तो बोले सर जो बिचबिचुआ में होगा। तो बिचबिचुआ में होगा वो केंद्र से होकर जाएगा, और केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है बच्चों वो हमारा व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। सबसे लंबी भुजा जीवा अगर बात करें तो व्यास होगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चा पार्टी। नेक्स्ट सवाल पे हमारा क्या कहता है? यही तो दिया गया कि बिंदु P से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है ना। मान लेते हैं बच्चों एक सर्कल है इस तरीके से, और बिंदु P जो है यहाँ पर, इससे यहां से क्या कह रहा है? स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहां से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है? और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है बच्चों? केंद्र से, यहाँ पर केंद्र है, इसकी दूरी जो है बच्चों 25 सेंटीमीटर है। आपको कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या निकाले, यानी कि इसका मान निकालना बच्चों। बड़ा आसान है। ये भी देखो बच्चों आपको पता है कि जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर लंब होती है, और त्रिज्या पर लंब होती है तो ये कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री हो जाएगा मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर
कहता है बच्चों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण होगी। तो कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर करो बराबर लंब कितना बाबू, लंब 24 है तो 24 लिख दो, नीचे आप आधार का आधार लिख दो, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 625 और ये 576 इधर आके माइनस में हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बचेगा आधार का स्क्वायर। तो 625 में से 576 को अगर हम लेस कर दे तो कितना बचेगा, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा बच्चों, और यहाँ पर 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा, और बराबर में इधर आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जो इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार बच जाएगा। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, तो आधार बराबर कितना हो गया बाबू 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान से हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल बच्चों क्या कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है बच्चों। जी हाँ, एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल है बच्चों, तो इसका बहुत सारा स्पर्श रेखा हो सकता है, बहुत सारा, यानी कि यहां पर ऑप्शन जो हो जाएगा अनंत, अपरिमित रूप से अनेक, क्या हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल में हमारा अगला कहता है कि दी गई आकृति में ओपी जो है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ओपी जो है ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है ना, पीए जो है 3 सेंटीमीटर दिया गया है, पीए 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और ओ एक की लंबाई कितनी होगी, तो सेम वही चीज है भाई, है ना 90 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, सिंपल सा निकाल दो। कर्ण कितना है बच्चों 5 का स्क्वायर, लंब कितना है बाबू 3, तो 3 का स्क्वायर, और आधार नहीं दिया गया यानी ओ ए नहीं दिया गया, तो ओ ए स्क्वायर लिख दो। 5 25 हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा बराबर ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ पर ओ ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 25 में से 9 घटाई भी बाबू कितना बचतो, तो बोले सर ही बचतो न सर 24 बचतो, कितना बचतो नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या, 24 कैसे बचेगा 25 में से 9 घटाएंगे 24 कैसे, 35 में 9 घटा दिए थे, तो 25 में 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा बच्चों। यहाँ पर ओ ए स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा बाबू, ठीक है, ओ ए, ठीक है। 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4, यानी कि ओ ए का मान जो निकल गया हमारे पास 4 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे 35 के बाद हम लोग आते हैं 36 नंबर पे। कहता है केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। कितना बार आप लोगों को फॉर्मूला बताएं, फॉर्मूला सीट अभी तक नहीं डाउनलोड किए तो डाउनलोड कर ले बच्चों, ठीक है, मैंने पूरा फ्री में उपलब्ध करा दिया है, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, है ना। 13 पेज का 13 रुपए में निकल जाएगा, खूब ज्यादा गांव वगैरह होगा तो 20 रुपए में निकलेगा, लेकिन आपकी ये क्या होगी बच्चों, ये आपके फायदे के लिए होगा, ठीक है। देखो काफी लॉलीपॉप सवाल है बच्चों, है ना, लॉलीपॉप सवाल है, बहुत मजा आएगा। देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोले सर इसका फॉर्मूला आपने लिखवाया था सर थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर, देख लो कौन सा हो जाएगा, यही ना है, थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर। बोले सर ये तो इधर है सर, इधर है, अरे बबुआ ये गुना करेंगे तो कन्हो लिख देना, अगर मान लो हम 4 को 5 से गुना करो या 5 को 4 से गुना करो, बात तो बराबर है ना। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर को पहले लिखो, थीटा को बाद में लिखो, और यहाँ 360 लिख दो, ऊपर गुना हो जाता है। चलो बाबू अगले सवाल की तरफ रवाना होते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि बच्चों आर का मान जो है 6 सेंटीमीटर दिया गया है, थीटा का मान जो है बाबू यहां पर दिया गया है 60 डिग्री। आपको क्या कह रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर, ये होता है ना, बोले हाँ सर ये होता है। थीटा का मान कितना बाबू, तो 60 है 60 लिख देंगे, बटा में 360 लिख दो, इंटू में पाई का मान 22 बटा 7 लिख दो, पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7। आर का मान कितना बाबू 6, तो 6 लिख देंगे, और इसका हम 6 का लिख देंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 0 0 कट गया, 6 6 36, 6 से कट गया, 6 से ये कट गया बच्चों, ऊपर में क्या बचा 22 गुना 6, तो 22 गुना 6 करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13 और नीचे 7, तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, है ना। 22 को 6 से गुना कर 132 और नीचे 7 बचा था 7 लिख दिए, तो 132 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन में आपका 132 बाय 7 और भी जगह लिख सकता है, लेकिन वहां पर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिख देगा। याद रखिएगा क्षेत्रफल जब भी निकलेगा, याद रखिएगा जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो वहां पर
स्क्वायर में आंसर होगा। ठीक है, किसमें होगा? अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा, मीटर होगा तो मीटर में स्क्वायर आंसर आएगा, मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। अगर आयतन निकालने बोला बच्चों, अगर आयतन निकालने बोलेगा तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर होगा, है ना, मीटर क्यूब में आंसर होगा, अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब में आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से, है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, इस तरीके से अगर पूछा जाए तो ना सिंपल होता है, इसमें सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, इसमें कोई भी स्क्वायर स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ रवाना होते बच्चों। ये देखिए 2 सवाल और बचे हुए हैं धैर्य बनाकर रखेंगे। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जबकि 60 डिग्री कोण पर अंतरित करता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। अच्छा बताओ मुझे चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे गुरु जी चाप की लंबाई जो होता है ना वो थीटा बटा 180 होता है और पाई आर होता है। बोले हाँ सर यही होता है। थीटा का मान कितना बाबू? थीटा का मान यहाँ पर 60 है, 60 लिख दे, नीचे 180 लिख दो। पाई का मान कितना होता है? 22/7, तो 22/7 लिख दो, है ना। अगर पाई में ही आंसर रहेगा तो पाई को चेंज मत करना, ठीक, लेकिन पाई का मान में आंसर नहीं है यहाँ पर। आर का मान 21 से 21 लिख देंगे, ठीक है। 0 0 कट गया, 6 6 18, 3 से कट गया, 3 7 21, 7 7 कट गया बच्चों, 22 बचा। कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई, है ना। चाप की लंबाई हमारा निकल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 2 सवाल और बचे हुए हमारे पास। क्या है बच्चों कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 दिया गया। बच्चों वृत्तखंड किसको बोलते पता है आपको? जैसे मान लो ये सर्कल है और इतना अगर मैं बांट दूं तो ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का 14 अगर दिया गया है तो हम दीर्घ का कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों अगर मान लो इसका क्षेत्रफल हमको दे दिया है, ठीक है, तो हम क्या इसका नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बाइक वाला आंसर, ठीक है। कैसे निकलेगा? तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में इसी कलर वाला भाग का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, ठीक है। तो पूरा क्या है? वृत्त है, तो लिखेंगे हम यहां पर अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना रहा तो हम क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है बच्चों? तो वृत्त का क्षेत्रफल यहां पर हमको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया था? 14 दिया था, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों पाई का मान कितना है? सॉरी, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 लिख देंगे, माइनस में 14। 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा करें 7 दूनी 14 का 4 तो 1, 4 दूनी 14 1 15, 154। 154 में 14 घटा देंगे कितना बचेगा बच्चों? 140 बचेगा। 140 का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट सवाल, ये और हमारा लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 40 में से 40 समझ में आ गया होगा, ठीक है, और बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चों का रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। आज जो मैंने कंप्लीट किया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके 2022 के क्वेश्चन पेपर को मैंने आज सॉल्व कर दिया, ठीक है। आप कहेंगे सर 2023 का करवा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आपका 2023 का भी क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व जल्दी कराने वाले हैं। अगर वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपका प्लेलिस्ट बना देंगे हम लोग, वहां पर प्लेलिस्ट बना होगा क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और वहां पे 2022 के मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश का, सब का मिल जाएगा 2022 का पेपर। 2023 का अगर आपका सॉल्यूशन चाहिए तो यहां पर भी मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश का, सब का मिल जाएगा। फिर 2024 का, फिर 2025 का, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप चाहते हैं ये सीरीज को पूरा मैं कंप्लीट करूं, ठीक है, अगर देखो वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। अगर वीडियो को हाल में देख रहे हो तो आप एक बार हमें कमेंट कर देना मेरे प्यारे बच्चों कि हमें सर सभी वर्षों का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं यूट्यूब पर करवा दूंगा। और अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए, ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन पर डाला गया है, ठीक है, सभी ईयर का भी डाला गया है, आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लास्ट सवाल हम लोग कर ले? बोले हाँ सर कर लीजिए। तो ये लास्ट सवाल कहता है बच्चों कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए, ठीक है। छतरी को सपाट मानते हुए इनके 2 क्रमागत तानों के बीच की क्या बोल रहा है? कोण निकालना। बोले देखो ये क्या है? एक छतरी है, इसको सपाट मान लेना है। ये कितना ताना है बच्चों? 8 ताना है, 4 5 6 7 8, है ना। तो बोल रहा है कि इसका 2 क्रमागत ताना, इन दोनों तानों के बीच में कितना डिग्री का है? आपको पता है बच्चों ये एक सर्कल बन रहा है, और सर्कल कितना डिग्री का होता है? 360। और कितना 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 बराबर भाग में बच्चों? 8 ताने हैं, तो 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा?
8 16 8 चौके 32 चौके 32 कितना बचा यहाँ पर 4 बचा, 8 बचे 40, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा बच्चों। 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 45 45 सब में 45 45, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने क्या किया, ये 2022 के क्वेश्चन पेपर को पूरे अच्छे से सॉल्व कर लिया और मुझे उम्मीद है कि सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से बना लिए होंगे और बढ़िया से मेरे प्यारे बच्चों जो भी चीजें सीखेंगे कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। सिर्फ प्रश्नों को बनाने से नहीं होता बच्चों, उसके कॉन्सेप्ट से सीखने से होता है। चलिए फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। मैं आज बहुत थक गया हूं, है ना, मेरा हालत खराब हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।